देखो, इनसे पहले हम कहानी का प्लॉट और इसके जो लेखक है शिवपूजन सहाय उसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। आज हम क्या करेंगे, कहानी का प्लॉट जो प्रश्न उत्तर है यानी इसका जो प्रश्न है उसका क्या देंगे, आंसर देंगे, जवाब देंगे। किस रूप में? मौखिक रूप में। किस रूप में? मौखिक रूप में, यानी लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे, जो आंसर है इसका हम जवाब देंगे मुंह से। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपना मन से बना करके, चाहे जो बोलते हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन परीक्षा में अगर आएगा तो लिख सकते हो। समझ गया? तो चलो ये प्रश्न देख सकते हो तुम। पेज नंबर कितना है? 17। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। देखो इधर, उस उधर मत ध्यान दो, लिखना नहीं है, लिख नहीं पाएगा। हम जल्दी जल्दी बोलेंगे, कितना लिख लेगा तुम फास्ट। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि यह जो कहानी है, कहानी का प्लॉट, ये क्या है, श्रेष्ठ कहानियों में एक है, यानी बहुत बिजोर कहानियों में क्या है, एक है। गजब का कहानी लिखा है, फिर भी कह रहा है कि हमको कहानी लिखने की प्रतिभा नहीं है। तो देखो, ये लेखक का बुरापन है। किसका? शिवपूजन सहाय जी का बड़ापन है, क्योंकि जो जितना बड़ा आदमी होता है, समझदार होता है, वो अपना बड़ाई, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता है ना। इसलिए लेखक ने यहाँ अपने आप को क्या कहा है, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, क्योंकि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई अच्छा नहीं लगता है। दूसरे लोग कहे यहाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो वो अच्छा लगता है। जैसे हम अपने बारे में कहें कि हम बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया शिक्षक है, बहुत ज़्यादा जानकार है, ये है, वो है, दिस है, डैट है, तो अपने मुँह से ये अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? जब कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन अपने मुँह से तुम अपने बड़ाई करेगा तो ये क्या है, अच्छी बात नहीं है, ये समझदारी नहीं है, और ये महान इंसान की, चाहे अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। तो जितना भी देखिएगा बड़ा इंसान है तो वो क्या होता है, अपने मुंह से अपने बड़ाई, अपनी प्रशंसा नहीं करता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी क्या है, श्रेष्ठ कहानियों में एक है। समझ गया? उसके बाद है दूसरा प्रश्न देख सकता है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? देखो, ये जो कहानी है जिसके बारे में लेखक तुमको बता रहा है, ये कहानी नहीं, ये सच्ची घटना पर आधारित है, पहले हम बता चुके हैं। तो ये जो घटना है कहानी का प्लॉट में, ये क्या है, देहात की घटना है। कहाँ की घटना है? देहात की घटना है। इसीलिए लेखक, हाँ, और इसका ये असली नाम नहीं है, ये घटना, ये भगजोगनी का असली नाम भगजोगनी नहीं है। जिस लड़की के बारे में बताया गया है इसमें, उसका असली नाम भगजोगनी नहीं है, उसका असली नाम क्या है, कुछ और है। लेकिन किसी के बारे में जब बताता है तो उसका नाम नहीं बताना चाहिए, है ना। तो उसीलिए जो है, और चूँकि ये देहात की घटना है तो इसीलिए लेखक ने सोच करके कौन सा नाम रखा, देहाती नाम रखा। कौन? भगजोगनी। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा थे। दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी? तो दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह थी उनकी घोड़ी से मोहब्बत। घोड़ी से मोहब्बत, उनकी घोड़ी से मोहब्बत के कारण इसकी तरक्की जो है रुकी रह गई, क्योंकि अंग्रेज अफसर इनसे चाहते थे कि घोड़ा किसी प्रकार ले ले, है ना। लेकिन ये घोड़ा दिया नहीं, सबको क्या किया, नींबुआ नून चटा दिया, यानी दांत खट्टा कर दिया। तोरा नींबुआ नून चटा दो, किसन मुँह हो जातो, है ना। तो इसीलिए घोड़ी से मोहब्बत के कारण इसकी तरक्की रुकी रह गई। इसको सिंपल भाषा में लिख लेना, हम समझा रहे हैं डिटेल्स में। अगर सीधा लिखना रहेगा तो दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी, तो घोड़ी से उनकी मोहब्बत के कारण दरोगा जी की तरक्की क्या हो गई, रुकी रह गई। तो तरक्की रुकने की वजह क्या थी, घोड़ी से मोहब्बत। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए, यानी ओकरा से कैसे मुक्त होले, ओकर क्रियाक्रम जो है जी, जैसे बेटा के ऊपर कर्ज रहे, ऋण रहे बाप मतारी के, कि ओकरा अंतिम संस्कार कराना। तो वह कह रहा है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन कैसे हुए। तो मुंशी जी जो घोड़ी बची थी उन्हीं को बेच करके और इनके भाई दरोगा का सब क्रियाक्रम कर करके अपने भाई से क्या हुए, उरीन हुए। अगर इसको सिंपल सी भाषा में लिखना चाहे तो लिखेंगे कि मुंशी जी जो घोड़ी को बेच करके क्या किया, अपने बड़े भाई से उरीन हुए। उसके बाद है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो कहा है, देखिए थानेदारी में बस चटाक से कमाई जाए, कमे मेहनत ज़्यादा कमाई। तो कैसी थानेदारी की कमाई, यानी थानेदारी में कमाई तो बहुत होता है,
लेकिन जितना कमाया ही थाना अथी में दरोगा, उतना ही क्या किया, सब उड़ा दिया, अपनी ज़िंदगी में ही फूक ताप डाला, सब चाट करके खा गया, सब उड़ा दिया। तो इसीलिए कहा है लेखक कि थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। कैसे पोरा के पोरा रहता है, फूस एते का खड़ा रहता है, लगाएगा एते का लगाएगा तो 2 सेकंड में फफा के जलेगा, फफा के ख़त्म हो जाएगा। तो कस के कमाया और कस के उड़ा के खा गया। उसके बाद है मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। तो लेखक इसलिए ऐसा कहता है कि इसमें भगजोगनी का जो दुख था, कष्ट था, जो पीड़ा था, जो दरिद्रता रूपी राक्षसी ने इसका जो जीवन नरक बना दिया था, खराब बना दिया था, इसका दर्द जो है वो अपनी कलम से बयान नहीं कर सका, नहीं लिख सका। इसीलिए कहता है कि लेखक मेरी लेखनी में इतना दम नहीं है। तो देखो, किसी के भी दुख और मुसीबत को कलम इतनी ताकत नहीं है कि जिस प्रकार वो भोगा रहता है उस प्रकार लिख सके। उसके बाद है भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। तो भयानक गरीबी, दरिद्रता, भूख प्यास और है ना, इन सब के कारण जो है इनका सौंदर्य नहीं खिल सका। तो दरिद्रता रूपी गरीबी के कारण इसका सौंदर्य नहीं खिल सका, यानी चेहरा सुंदर नहीं हो सका, खिल नहीं सका, देह भरल पुरल न हो सका। मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। मुंशी जी भगजोगनी की स्थिति और अपनी स्थिति को देख करके क्या करना चाहते थे, गल फांसी लगाकर मर जाना चाहते थे। जब कभी शाम को भूखे प्यासे आती थी तो कहते थे बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। ये सुन करके क्या करते थे, वो गला में फांसी लगा करके मर जाना चाहते थे। या उसके बाद वाला में लाइन में वो तालाब उलाब में नदी उदी में डूब के मर जाए चाहते रहिए, तो वो इसमें नहीं लिखेंगे। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज के बुराई की ओर संकेत करती है। और क्यों, देखिए यह घटना जो है समाज के तिलक दहेज प्रथा जैसी जो कुप्रथा है, और इसका कारण जो महिलाओं के साथ क्या होता है, अत्याचार होता है ना, उसके वृत्त से शादी कर दी जाती है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारे समाज की बुराई है ना। इसमें भगजोगनी जो है तिलक दहेज की क्रूर प्रथा के कारण क्या होती है, इसका शिकार बनती है और एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है, और अंत में वो वृद्ध भी क्या होता है, मर जाता है, और दुर्भाग्यवश इसको अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनना स्वीकार करना पड़ती है। उसके बाद है इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो कहानी का मेन सारांश क्या है, ये कहानी हमारे समाज की जो तिलक दहेज जैसी कुप्रथा है इसको उजागर करती है, और इसका जो शिकार आजकल की क्या होती है, महिलाएं होती है, बहुएं होती है, बेटी होती है, इसकी ओर क्या करती है, संकेत करती है। और इसी तिलक दहेज की कुप्रथा के कारण बेमैच शादी करा दी जाती है, किसी को वृद्ध के गले बांध दी जाती है, किसी को मतलब पैसा रुपया ना होने के कारण ही। तो और इसका जो है ना बस यही है। और इसी प्रथा का शिकार कौन होती है, भगजोगनी होती है, और दुर्भाग्य कहिए कि उसको अंत में अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद है 12वां है ना, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी ये जो कहना चाहता है इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। 12 के क में प्रश्न है, जो जीव एक दिन में बटेरों का शोरबा सुरखती थी, आज वह सराह कर मटर का सतू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। इसका भावार्थ करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो ये जो पंक्ति है सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति कहानी का प्लॉट नामक शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक श्री पूजन सहाय जी है। इसमें लेखक मुंशी जी के बारे में कहते हैं कि एक दिन में ये कभी जब अमीर थे तो क्या करते थे, एक वक्त में एक टाइम एक बैठक में 32 बटेर और 14 चपाती, यानी बहुत ज़्यादा मीट मांस मछली बहुत खाना और 14 गो रोटी एक बारी कथी कर देते रहे, उड़ा देते रहे है ना। और जे कहियो चुपड़ी चपाती चबावित रहे, कौन चीज़, चुपड़ी चपाती उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। देखो गेहूं की रोटी उस समय मिलना बहुत बड़का बात रही है, जिस समय की बात। अब तो गेहूं की रोटी गरीबों खाए छे, घूमे ना खाता है। पहले आजरा बाजरा कुछो कुछो की रोटी खाई, चना फना मकई तो कह के ये मिलबो न करते। गेहूं की रोटी बड़ा महंगा रही, तबियत खराब होती तब मिलती, केना भी गोटी लगी तबियत खराब होती तेना गेहूं के रोटी लगित रही। अब तोरा लगी तो ये तो बहुत आराम नॉर्मल सी बात है। आ वही समय में कथी करते रही, एक बैठन में 14 चपाती 32 बटेर यानी मीट के कितना कुटिया पीस
और रोटी कथी कहते लेके बैठान में खा जाते रहे। आज जब समय खराब हुआ, जब अमीरी ख़त्म हो गई, इसके भाई जी गुजर गए दरोगा जी, तब क्या किया, वही जीव क्या करता था, अब एगो दूगो चना चबा के अपन कथी करते रहिए, दिन गुजारित रह। समझ गए। उसके बाद है ख में, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है ना। इसमें भी लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति कहानी का प्लॉट शीर्षक नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी है। इसमें कहता है कि इसमें लेखक मुंशी जी के बारे में कहते हैं कि मुंशी जी कभी अमीर थे। क्या थे? अमीर थे। और एक बैठान में, एक क्षण में, एक पल में, एक अति में, एक जून में, एक वक्त में 14 चपाती और 32 बटेर क्या करते थे, उड़ा जाते थे, यानी बहुत सारा खाना खा जाते थे। अब जब इसकी अमीरी ख़त्म हो गई, अमीरी मर जाना, अमीरी मर गया तो क्या हुआ, अमीरी का कब्र आ जाता है उस पर मरने के बाद। जैसे इंसान मर जाता है तो उसका क्या बन जाता है, कब्र। उसी प्रकार से अमीरी भी चल गया तो अमीरी का अब क्या रह गया है, सिर्फ कब्र रह गया, याद रह गया है। तो वही कह रहा है कि सच, जब लेखक की क्या होती है अति, मुंशी की क्या होती है, मुंशी जी की, लेखक की नहीं, मुंशी जी की अमीरी ख़त्म हो जाती है, तो तब वहाँ से जब गरीबी जो शुरुआत होती है, और गरीबी का जो दुख होता है वह क्या होता है, बड़ा जहरीली होता है। एक समय क्या करते थे, इत्र मल मल करके देह में लगाते थे, है ना। नया हर साल नया नया जलसा करता था, नथनी उतारता था, यानी शादी करता था। अब जो क्या है, मटर का सत्तू भी इसको नसीब नहीं होता है, और इस प्रकार के अपना ये दिन गुजारता है कि जिससे इसको लगता है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी क्या होती है, बड़ी जहरीली होती। देखो, जो सब दिन से गरीब है उसको गरीबी उतना दुख नहीं देगा, उसका आदत पड़ जाता है ना। लेकिन जो आज बहुत अमीर है और कुछ दिन के बाद बहुत गरीब हो जाए, इतना कि ओकरा एगो खाए लगी, एगो टाइम के अथियो न हो, खानो न जुटे, तो ये अमीरी जो है ना, एकरा और कथी करैत रहे छै, दुख दैत रहे छै कि कैसन रहल या कैसन हो गेली। आ शुरुए से जो खराब रहे छै ओकरा उतना गम न रहे छै, मिले तैयो न मिले वो सोचे छै कि ऐसने जिंदगी जी लिए छी। इसके बाद है भाषा की बात। क्या है? भाषा की बात। तो देखो, भाषा की बात है व्याकरण। क्या है? भाषा की बात क्या है? व्याकरण है। तो जब हम तुमको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे तो इस सारे पाठ का जो व्याकरण है वो भी कवर कर देंगे, और हिंदी व्याकरण भी क्या करेंगे, पूरा क्लियर कर देंगे। समझ गया। इसके बाद है पाठ के आसपास। तो पाठ के आसपास अब उतना टाइम है तुमको तो जाओ लाइब्रेरी, यहाँ वहाँ किताब खरीदो, अता पता करो। तो पाठ का आसपास उतना महत्वपूर्ण नहीं है। समझ गया। तो इसमें जो प्रश्न उत्तर है वो है, और एक भाषा की बात है वो क्या है, ज़रूरी है। तो वो दोनों सब खत्म हो गया। अब देखो, तो कहानी का प्लॉट जो है इसका क्या हुआ, पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। समझ गया। अब दूसरा पाठ है हमारा कौन, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जिसके लेखक है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लेखक परिचय करेंगे। उसके बाद हम ये जो शब्दार्थ इसमें दिया है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि बिना शब्दार्थ पढ़े यदि तुम पाठ पढ़ोगे तो उसको समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है। समझ गया।